अस्सलामुअलैकुम बच्चों। अभी तक हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के स्टेप्स पढ़ रहे थे। हमने सबसे पहले पढ़ा कि प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, वो ज़रूरी है रिकॉग्निशन प्रॉब्लम की। फिर हमने ऑब्जर्वेशंस पढ़ी कि ऑब्जर्वेशन सेकंड स्टेप है, वो ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं 5 सेंसेस को यूज़ करके। ऑब्जर्वेशंस दो तरह की होती हैं, क्वान्टिटेटिव या क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एक्यूरेट होती है, मेजरेबल होती है, और ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो थर्ड स्टेप है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में, वो है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब बेसिकली हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस मतलब एक प्रोपोजिशन, एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। टेंटेटिव क्या होता है? फर्जिया। प्रोपोजिशन मतलब कि एक ऐसी बात जो ट्रू भी हो सकती है, जो फॉल्स भी हो सकती है। अब जो फिजिशियन थे, जो साइंटिस्ट थे, वो क्या करते हैं कि वो ऑब्जर्वेशंस को ऑब्जर्व करके नोट करते हैं और उनको जेर तहत मतलब उनको मातहत रखते हुए एक जनरल स्टेटमेंट पास कर देते हैं। अब वो जनरल स्टेटमेंट थी हाइपोथेसिस। इट डजेंट मीन कि वो जनरल स्टेटमेंट जो पास की वो ट्रू ही होगी, उसके अंदर एक कैपेसिटी है कि वो फॉल्स भी हो सकती है। वो जस्ट एक जनरल स्टेटमेंट है। एक जनरल स्टेटमेंट साइंटिस्ट ने पास कर दी कि इट कैन बी ट्रू, इट कैन बी फॉल्स। ठीक है। अब जो ऑब्जर्वेशंस थी, ऑब्जर्वेशंस do not become scientific observations until they are organized and related to a question. अब ऑब्जर्वेशन तब तक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं बनेगी जब तक आप उसे ऑर्गेनाइज नहीं करोगे, रिलेट नहीं करोगे क्वेश्चन से। फॉर एग्जांपल मलेरिया में हमने ऑब्जर्वेशंस पढ़ी। जैसे ऑब्जर्वेशन हमने पढ़ी कि मार्शी एरियाज में जो पानी है उसकी वजह से मलेरिया कॉज हो रहा है। तो अब ये ऑब्जर्वेशन अगर हम ऑर्गेनाइज करें, और क्वेश्चन था मलेरिया क्यों हो रहा है, अब जब इसे रिलेट कर दें इस क्वेश्चन से तो ये बन जाएगी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। बायोलॉजिस्ट क्या करता है? अब वो ऑर्गेनाइज करते हैं ऑब्जर्वेशन को एक डेटा फॉर्म में। डेटा फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं और कंस्ट्रक्ट करते हैं एक स्टेटमेंट जो दैट मे प्रूव टू बी द आंसर ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अंडर स्टडी। अब जरूरी नहीं कि वो आंसर होगा, इट मे प्रूव। वर्ड आ रहे मे, शायद। शायद मतलब कि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया? ऑब्जर्वेशन को ऑर्गेनाइज किया डेटा फॉर्म में और एक स्टेटमेंट पास कर दी, एक जनरल स्टेटमेंट दे दी। दिस टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, वर्ड आ रहा है टेंटेटिव का, मतलब फर्जिया एक्सप्लेनेशन ऑब्जर्वेशन की। This tentative explanation of observation is called a hypothesis. So ये आपने याद रखना कि hypothesis एक फर्जिया बात है, एक tentative explanation है, एक proposition है। It may be defined as a proposition that might be true. Proposition मतलब proposal की बात करते हैं। Proposal आप accept भी करते हो, reject भी करते हो। तो it may be defined as proposition that might be true. बच्चों हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है ऑब्जर्वेशन की, एक प्रोपोजिशन है। अ हाइपोथेसिस शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। एक हाइपोथेसिस के कुछ मंदरजा झेल कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट। जनरल स्टेटमेंट से क्या मुराद है कि भाई एक सिंपल एक जनरल स्टेटमेंट है, कोई मुश्किल औखी मतलब कोई बहुत मुश्किल से बात नहीं आपने कर देनी है कि बहुत ही अजीब सी बात है जो समझ ना आ रही हो। इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट। इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया। टेंटेटिव मतलब एक फर्जिया आइडिया हो। इट शुड अग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। अब जरूरी है कि वो ऑब्जर्वेशन से अग्री करे। अब ये तो नहीं ना कि मैं हाइपोथेसिस दे दी है मलेरिया से और मैं दे दूं कि कोविड-19 का कोई लिंक दे दूं मलेरिया से, तो इट डजंट अग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। हाइपोथेसिस शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल। जरूरी है कि आप उसे सिंपल रखो। इट शुड बी टेस्टेबल। दोबारा वही स्टेटमेंट आ गई जो पहले में बताइए कि एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है, माइट बी ट्रू माइट बी फॉल्स। तो इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फॉल्सिफेबल। उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो फॉल्सिफेबल हो सकती है, वो रिजेक्ट हो सकती है। इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी अ वे टू शो हाइपोथेसिस इज फॉल्स। एक तरीका होना चाहिए मतलब कि आप ये शो कर सके कि हाइपोथेसिस फॉल्स है। जरूरी नहीं कि वो ट्रू है, इट कैन बी फॉल्स, इट कैन बी डिस्प्रूव्ड। इट्स अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। एक फर्जिया बात थी, एक फर्जिया बात थी जो गलत भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोविड-19 से बात करूँ, एक पैंडेमिक सिचुएशन, ऑब्वियसली एक प्रिवेलेंट डिजीज है इस टाइम, तो हम उसे एज एग्जाम्पल कोट कर लेते हैं कि भाई मैं एक कोविड-19 का एक साइंटिस्ट था, उसने उसका रिलेशन ऑब्जर्व किया स्मोकिंग के साथ। उसने हाइपोथेसिस दी कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें डेथ कोविड-19 की वजह से डेथ रेट ज़्यादा है।
तो ये तो एक हाइपोथेसिस है, जनरल स्टेटमेंट, एक जनरल अजम्पशन दी। अब इसको जरूरी तो नहीं कि ट्रू है फॉल्स हो सकता है फॉल्स हो उसकी बात, क्योंकि उसने अभी तक उसको एक्सपेरिमेंटली साबित नहीं किया किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि भाई ये ट्रू ही है, तो उसमें कैपेसिटी के फॉल्स भी हो सकती है। अब हम मलेरिया को कोट ही करते हैं दोबारा, इसकी हाइपोथेसिस देखते हैं। We know that a scientist uses whatever information and observation he has and makes one or more hypotheses. Hypothesis made in this case was Plasmodium is the cause of malaria. अब hypothesis क्या थी? Plasmodium cause है मलेरिया का। हमने पढ़ा था कि hypothesis should agree with observation. तो जो लास्ट पॉइंट आप लोग को ऑब्जर्वेशन का याद होगा कि प्लाज्मोडियम इज सीन इन ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स, तो उसके रिलेटेड एक हाइपोथेसिस साइंटिस्ट ने दी कि प्लाज्मोडियम इज कॉज ऑफ मलेरिया। अब ये हाइपोथेसिस दी, अब जरूरी नहीं कि ट्रू है या फॉल्स है। अब हमने इसे फर्दर हमने से देखना है कि हम इसे कोई अब फर्दर कंक्लूजन को इसे कॉन्सिक्वेंसेस का फर्दर डिड्यूस करते हैं जी, डिडक्शन के थ्रू। डिडक्शन फोर्थ स्टेप है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का। अब फॉर एग्जांपल एक मैंने अजम्पशन दे दी कि फॉर एग्जांपल मेरी एक फ्रेंड है जो स्मोकिंग करती है। अब मेरी ये अजम्पशन है, आई डोंट नो द फैक्ट कि वेदर शी स्मोक्स और नॉट। मैंने अपनी टीचर को ये बात बता दी। अब टीचर ने मुझसे पूछा, बेटा आप ये बात कर रही हो, कैसे आप कर रही हो, इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स, आपने कहीं देखा है उसे? मैंने कहा नहीं 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 टीचर, मैंने देखा नहीं है, मैंने तो सिर्फ एक अजम्पशन दे दी है, मुझे लगता है, एक अजम्पशन है। तो टीचर ने कहा बेटा ऐसे नहीं होता, हम इसे काम करते हैं किसी तरीके से इस बात को साबित करते हैं। तो एक काम करो, आप जाकर अपनी दोस्त को एक सिगरेट दो और फिर साइड पर कहीं छुप कर देखना कि अगर तो उसने सिगरेट पी ली तो मतलब वो तो स्मोकिंग करती थी, अगर उसने ना पी तो वो स्मोकिंग नहीं करती थी। अब यहाँ हमने उस हाइपोथेसिस को फर्दर डिड्यूस किया कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे हैं। डिडक्शन में एक चीज़ आपने बहुत इंपॉर्टेंटली याद करनी, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है डिडक्शन से रिलेटेड कि इसमें इफ देन लॉजिक यूज होती है। इफ देन लॉजिक डिडक्शन में यूज होती है, एमसीक्यू आ जाता है और अक्सर बच्चे से गलत कर देते हैं। इफ देन लॉजिक होती है डिडक्शन में यूज, इफ के बाद हाइपोथेसिस वाली स्टेटमेंट और देन के बाद जो रिड्यूस किया। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि इफ वो बच्ची अगर स्मोकिंग करती थी देन वो सिगरेट पी लेगी, तो ये थी मेरी डिडक्शन। इन द नेक्स्ट स्टेप biologist draws deduction from hypothesis. Deductions are logical consequences of hypothesis. लॉजिक पर बात हो रही है, हाइपोथेसिस एक assumption थी, डिडक्शन लॉजिक पर बात हो रही है, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस, लॉजिकल नतीजा आप दे रहे हो। For this purpose, a hypothesis is taken as a true and expected results are drawn from it. अब डिडक्शन ड्रॉ करने के लिए जरूरी है कि आप हाइपोथेसिस को फर्ज थोड़ी देर के लिए ट्रू कंसिडर करो। एक चीज को आप ट्रू कंसिडर करोगे तो उसे कुछ डिड्यूस करोगे ना। Generally, in biological method, if a particular hypothesis is true, then one should expect deduction a certain result. This involves use of if-then logic. तो बच्चों मैं दोबारा बात कर रही हूँ कि ये एक important MCQ है। if-then logic सिर्फ डिडक्शन में यूज होती है। डिडक्शन हाइपोथेसिस के फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और जो लॉजिकल होते हैं। हाइपोथेसिस एक assumption थी, डिडक्शन इसका लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है। हम इसे मलेरिया के आगे फर्दर देखते हैं कि हाइपोथेसिस दी थी साइंटिस्ट ने Plasmodium is cause of malaria. अब इसकी डिडक्शन क्या बनी? Scientist does not know whether his hypothesis is true or not, but he accepts it may be true and makes deduction. One of the deduction from above hypothesis was, if Plasmodium is cause of malaria, then all persons ill with malaria should have Plasmodium in their blood. तो बच्चों दोबारा वही बात हुई कि if and then ये दो टर्म्स यूज हो रही हैं। if के बाद hypothesis आ रही है और देन के बाद डिडक्शन आ रही है कि अगर प्लाज्मोडियम कॉज है मलेरिया का, देन पर्सन जो मलेरिया से इल हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। अब यहाँ पर भी कोई बात ट्रू नहीं हो रही कि आप ये नहीं कह रहे कि भाई हाइपोथेसिस ट्रू होगी। अब ये एक लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस दिया कि रीजनिंग दी आपने, अब वो फर्दर आप एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू प्रूव करोगे। तो फिफ्थ स्टेप जो था सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो है एक्सपेरिमेंटेशन। सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने रिकॉग्नाइज की प्रॉब्लम, उसने ऑब्जर्व की, एक अजम्पशन उसने दी, फिर अजम्पशन को उसने फर्दर डिड्यूस किया लॉजिकली। अब बारी है एक्सपेरिमेंटेशन की। मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज एक्सपेरिमेंटेशन। ये मोस्ट बेसिक स्टेप है। बायोलॉजिस्ट परफॉर्म्स एक्सपेरिमेंट टू सी इफ हाइपोथेसिस आर ट्रू और नॉट। तो सबसे वैलिड तरीका किसी हाइपोथेसिस को साबित करने का कि वो ट्रू है या नहीं है वो एक्सपेरिमेंटेशन है।
आप एक्सपेरिमेंट करोगे, एक्सपेरिमेंट का एक रिजल्ट आएगा जिससे आपको पता चलेगा कि ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ जो आपने अजम्पशन और फर्दर डिडक्शंस की थी वो वैलिड हो जाएंगी या रिजेक्ट हो जाएंगी। सो एक्सपेरिमेंटेशन मोस्ट बेसिक स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का। अगर आपको एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि हाइपोथेसिस को कैसे आप फर्दर वैलिडिटी चेक करते हैं, तो वो आप एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू चेक करते हो। Biologists perform experiments to see if hypotheses are true or not. Deductions which are drawn from hypotheses are subjected to rigorous testing. अब जो आपने hypothesis से further deductions reduce की थी उन्हें आप टेस्ट करोगे कि if आपने बात की कि hypothesis है, आपने फिर then एक reduce की थी deduction, एक statement reduce की थी, एक result reduce किया था, अब आप उस result को टेस्ट कर रहे हो कि भाई जो reduce किया था वो सही है भी या नहीं। Through experimentation, biologists learn which hypothesis is correct, the incorrect hypotheses are rejected, and one which proves correct is accepted. An accepted hypothesis makes further predictions that provide an important way to further test its validity. अब पहले भी बात की कि एक्सपेरिमेंटेशन एक बेसिक स्टेप था बायोलॉजिकल मेथड का। एक्सपेरिमेंटेशन से आप प्रूव करते हो कि या तो ये बात सही है या गलत है। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंटेशन से आप वैलिडिफाई कर रहे हो, वैलिडिटी चेक कर रहे हो हाइपोथेसिस की। जो इनकरेक्ट होगी आप उसे रिजेक्ट कर दोगे, जो करेक्ट होगी उसे एक्सेप्ट कर लोगे। एक्सपेरिमेंटेशन टर्म से मतलब पता चलेगा कि लेबोरेटरीज यूज हो रही है, आप लैब्स में जा रहे हो, आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, ब्लड कलेक्ट कर रहे हो, ब्लड को फर्दर चेक कर रहे हो, उस पर टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हो। तो बेसिकली आप लेबोरेटरी में काम कर रहे हो, कोई अजम्पशन वाइज काम नहीं कर रहे। एक्सपेरिमेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्हाट इज कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट्स? एक्सपेरिमेंट में दो ग्रुप्स होते हैं। जब भी आपने एक्सपेरिमेंट करना है आप दो ग्रुप्स बनाओगे, एक होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक होगा कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप वो होगा जिसमें कंडीशन तो दोनों में मतलब आप ट्रीट दोनों को इक्वली करें ग्रुप्स को, लेकिन जो कोई एक वेरिएबल जिसे आपने टेस्ट करना है वो वन वेरिएबल बीइंग टेस्टेड वो चेंज होगा। कंट्रोल ग्रुप में नॉर्मल होगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में उस पर एक्सपेरिमेंट अप्लाई हो रहा है। In science, when doing the experiment, it must be a controlled experiment. The scientist must contrast an experimental group with a control group. The two groups are treated exactly alike except for the one variable being tested. दो ग्रुप्स थे, कंट्रोल ग्रुप में कंट्रोल स्टैंडर्ड कंडीशंस, नॉर्मल कंडीशंस है, एक्सपेरिमेंटल में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जी, एक एग्जाम्पल सपोज कर लिया हमने, कंसिडर की जो एग्जाम्पल है, एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, हमने कार्बन डाइऑक्साइड की जो नेसेसिटी है फोटोसिंथेसिस के लिए वो चेक करनी है। हमने ले लिए दो ग्रुप्स, एक था कंट्रोल ग्रुप, एक था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। हमने क्या किया, कंट्रोल ग्रुप में वो प्लांट रखे जिनमें फ्रीली अवेलेबल थी कार्बन डाइऑक्साइड, और एक्सपेरिमेंटल में वो प्लांट्स रखे मतलब वो कंडीशन थी प्लांट को कि उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं थी किसी भी तरीके से। हमने कोई कवर कर दिया प्लांट को, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी हमने खत्म कर दी। अब हमने चेक करनी थी नेसेसिटी फोटोसिंथेसिस की। ऑब्वियसली कंट्रोल ग्रुप में कार्बन डाइऑक्साइड है, फोटोसिंथेसिस होगी, और एक्सपेरिमेंटल में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो इस तरह से हमने कंपैरिजंस करके हमने अपना एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट कंक्लूड किया। तो कंट्रोल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंस रखता है एक्सपेरिमेंट में। दोबारा मलेरिया पर आ जाओ जी। हमारी हाइपोथेसिस के प्लाज्मोडियम कॉज है मलेरिया का, डिडक्शन दी के प्लाज्मोडियम अगर कॉज है तो पर्सन जो इल है मलेरिया से इनमें प्लाज्मोडियम होगा ब्लड में। तो बच्चों अब नेक्स्ट स्टेप था कि हमने उस डिडक्शन को टेस्ट करना एक्सपेरिमेंट से। हमने क्या किया, दो ग्रुप्स लिए, एक एक्सपेरिमेंटल एक कंट्रोल। हमने क्या किया बच्चों, ब्लड ऑफ 100 malarial patient is examined under microscope. For the purpose of having a control group, blood of 100 healthy person are also examined under microscope. कंडीशंस हमने ली, दोनों में सेम एग्जैक्ट नंबर है 100। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसमें हमने ब्लड को जी एग्जामिन, हमने दोनों ग्रुप्स में एग्जामिन करना था ब्लड को, लेकिन वेरिएबल क्या, प्लाज्मोडियम। बेसिकली हम चेक करें प्लाज्मोडियम। अब रिजल्ट है एक्सपेरिमेंट के, तकरीबन जितने मलेरियल पेशेंट में सब में प्लाज्मोडियम ब्लड में आ गया। लेकिन क्या हुआ, यहाँ तो एक कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि कंट्रोल ग्रुप में भी 7 बंदों में आ गया प्लाज्मोडियम। अब ये क्या बात है, उन्हें मलेरिया भी नहीं है लेकिन उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम भी आ गया। अब ये क्या कंफ्यूजन है। तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक होता है इंक्यूबेशन पीरियड। ये वो पीरियड होता है कि आप में जर्म, आप में बैक्टीरिया, पैरासाइट एंटर हो गया है लेकिन सिम्टम्स अभी तक अपीयर नहीं हुए इस डिजीज के। तो वो पीरियड एंट्री से लेकर उस सिम्टम्स के अपीयर होने तक वो जो पीरियड है उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं।
और वो जो 7 पेशेंट्स थे बेसिकली वो थे इंक्यूबेशन पीरियड में, कि जर्म्स उनके अंदर हैं, प्लाज्मोडियम है उनके अंदर, लेकिन मलेरिया डेवलप नहीं हुआ, सिम्टम्स डेवलप नहीं हुए। तो बेसिकली वो इंक्यूबेशन पीरियड में थे अभी तक। रिजल्ट्स तो क्वाइट कन्विंसिंग थे। उन्होंने हाइपोथेसिस प्रूव की कि प्लाज्मोडियम तो है को मलेरिया का कॉज, ये ट्रू बात थी। अच्छा, हमने ऑब्जर्वेशन कर ली, डिडक्शन हाइपोथेसिस बनाई, डिडक्शन बनाई, एक्सपेरिमेंटेशन की। अब हमने रिजल्ट्स आए थे, उन्हें समराइज करना है। बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, गैदर करते हैं एक्चुअल और क्वांटिटेटिव डेटा को एक्सपेरिमेंट से। अब जो डेटा था ईच ग्रुप का, वो एवरेज होता है, स्टैटिस्टिकली से कंपेयर करना है आपने। कंपैरिजन के बगैर आप रिजल्ट नहीं शो कर सकते, आपने कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को कंपैरिजन करने हैं। तो बच्चों, टू ड्रॉ कंक्लूजन बायोलॉजिस्ट आल्सो यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। वो एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अप्लाई करेगा, एक अप्रोच अप्लाई करेगा, ताकि वो कंपेयर कर सके उसे। अब लास्ट स्टेप क्या था, रिजल्ट्स आपने रिपोर्ट करने हैं, आपने पब्लिश करने हैं उसे, ताकि पता चल सके अगले जो लोग हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो पब्लिक है, जो ऑडियंस है, उसे पता चल सके। तो बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं उसकी फाइंडिंग्स किसी साइंटिफिक जर्नल या बुक में, या किसी नेशनल या इंटरनेशनल मीटिंग्स में, हो सकता है सेमिनार्स में वो कर दे किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में। उसका पब्लिश करना रिजल्ट बहुत एसेंशियल पार्ट है साइंटिफिक मेथड का। अब ये नहीं कि उसने रिपोर्ट बना ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसने पब्लिश नहीं किया, तो इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। जब तक फाइंडिंग्स पब्लिश नहीं हुई, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी आप प्रूव नहीं कर सकते हो। वो पब्लिश होगी तो आप एक वैलिड बात करोगे कि भाई ये मैंने प्रूव किया है कि यहाँ पब्लिश है। अब पब्लिशिंग ऑफ रिजल्ट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड। अब ये अलाउ करें दूसरे लोगों को कि वेरीफाई करें रिजल्ट्स को, अपना नॉलेज अप्लाई करें, सॉल्व करें प्रॉब्लम। कि एक बायोलॉजिस्ट ने पब्लिश कर दी फाइंडिंग्स, हो सकता है इसमें कोई गैप्स हो सकता है वो रिजल्ट गलत हो सकता है, मतलब उसने फाइंडिंग्स पब्लिश की, कोई और साइंटिस्ट उस नॉलेज को यूज़ करे और कोई फर्दर कोई उस पर फाइंडिंग्स अप्लाई करे, कुछ फर्दर नॉलेज दे, फर्दर उसमें एडवांसमेंट्स हो सके। सो बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया मलेरिया के केस से, उसकी हिस्ट्री पढ़ी, उसका कॉज पढ़ा, मेडिसिन पढ़ी। फिर हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टेप वाइज एलैबोरेट की, साथ साथ एग्जांपल्स के साथ। स्टिल कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन करें। आस्क फ्रीली आस्क क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चंस करें ताकि पता चल सके कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं हुई है। ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट